Hello students. Students, welcome to Sumona classes. स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जो भी डिस्कस करने जाऊंगा, जो हम चैप्टर पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वो क्लास 11 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, बट पहले मैं आपसे कुछ जनरल बात करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जब 10th क्लास को पास करने के बाद, वैसे तो आप साइंस पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट 10th क्लास को पास करने के बाद जब आप 11th में होते हैं तो आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि आपको आर्ट लेना है, कॉमर्स लेनी है या साइंस साइड लेनी है। ठीक है, तो जब आप साइंस साइड को चूज करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम जो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम अपना विजन क्लियर करके चलेंगे। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम साइंस साइड क्यों ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा। उसमें हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइंस क्यों एक्साइटेड है, फिजिक्स क्यों एक्साइटेड है और क्या इसके स्कोप हैं, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स के स्कोप भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज स्टूडेंट फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड में स्टूडेंट जो सबसे पहली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है साइंस। स्टूडेंट, साइंस बेसिकली जो है द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंसिया, मीन्स टू नो। मीन्स साइंस is the knowledge which is gained through systematic observations, controlled experiments and calculation students। तो ठीक है, तो जैसे ही हमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें धीरे धीरे किसी भी टॉपिक की या किसी भी हम नेचर के अंदर होने वाली घटना की हमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, और उस स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हमने नाम दिया साइंस स्टूडेंट। ठीक है, बेसिकली हम नेचर को ही स्टडी करेंगे साइंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम साइंस को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अपना जो स्टडी का अप्रोच है वो कैसा रखना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर सम मेथड्स व्हिच आर गिवन टू गेन द स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, और इस स्पेसिफिक नॉलेज के लिए फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपकी जो देखना, एक तो होती है सीइंग, चीजों को देखना, एक होती है ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करना। स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे पेड़ से एप्पल गिरता तो हमने भी देखा है, और पेड़ से एप्पल गिरता न्यूटन ने भी देखा था। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने चीज को, उस घटना को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उस घटना को ऑब्जर्व करने के बाद उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। हम भी गिरती हुई बहुत सी चीजें देखते हैं लेकिन लॉ नहीं डेवलप कर पाए। रीजन ये है कि हमारी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन नहीं होती। उसके बाद हम दूसरा काम जो नहीं करते वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि एक चीज हो गई, उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसको कंफर्म किया जाता है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन द कंट्रोल्ड मैनर इन द लेबोरेटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उसका क्वालिटेटिव चेक करते हैं और क्वांटिटेटिव चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दोनों बातें हम रीजनिंग में डालते हैं कि क्वालिटी बेस्ड पे और क्वांटिटी बेस्ड पे वो कैसे डेवलप हो रही है हमारी नॉलेज। तो उसके बाद हम आफ्टर डूइंग ऑल दीज थ्री स्टेप्स वी एक्चुअली कम टू द मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टूडेंट। तो हम फिर एक मैथमेटिकल आधार प्रोवाइड करते हैं, उसको एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। उस फॉर्मूले का को डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीजें प्रेडिक्ट करके हम थ्योरी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और थ्योरी बनने के बाद जब हमारी थ्योरी बन जाती है तो आफ्टर मेकिंग ए थ्योरी वी एक्चुअली वेरीफाई एंड falsify, we actually check whether the theory is right or not, whether the theory is according to experiment or not। ठीक है, तो उसे वेरिफिकेशन एंड falsification of the theories also have been done by us to understand the एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द फिनोमिना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें, ये सारे मेथड्स आपको पहले अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप एक साइंटिफिक नॉलेज चाहते हैं। कौन सी नॉलेज? साइंटिफिक नॉलेज। इफ यू वांट टू नो साइंटिफिकली देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात आती है कि स्टूडेंट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स।
ठीक है स्टूडेंट, साइंस में भी, साइंस को अगर मैं एक पेड़ की तरह समझाऊं आपको, कि साइंस का पेड़ लगाते हैं हम जब, तो उसकी जो रूट्स होंगी वो बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी कैलकुलेशन, दीज आर द रूट्स ऑफ साइंस। एंड आफ्टर डूइंग दैट स्टूडेंट्स, व्हेन वी डू दीज थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है, तो हमारा साइंस का पेड़ बढ़ता है। और साइंस का जब पेड़ बढ़ेगा तो वो पेड़ जब डेवलप होगा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी निकल के आएंगी। एंड फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। ऐसे ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और भी अदर ब्रांचेस हैं जो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो हम फिजिक्स की बात करेंगे। स्टूडेंट, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, विच मीन्स नेचर। स्टूडेंट्स, मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि फिजिक्स वो साइंस है जो नेचर की स्टडी के बारे में बताता है। किसकी स्टडी के बारे में? नेचर की स्टडी के बारे में आपको बताएगा। तो प्रकृति में होने वाली हर घटना को किससे स्टडी किया जा सकता है? फिजिक्स से स्टडी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इट इज एन एग्जैक्ट साइंस। क्या है स्टूडेंट्स? ये एग्जैक्ट साइंस है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि फिजिक्स से हमें जो नॉलेज मिलेगी वो एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगी। और स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नॉलेज तब मिलती है जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो एग्जैक्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि अगर हम फिजिक्स को पढ़ें तो क्यों पढ़ें, ठीक है। तो व्हाट आर द स्कोप्स इन द फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का जो स्कोप है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, इफ द स्कोप ऑफ नेचर इज अनलिमिटेड, वी actually don't know what is going to happen next in the nature, then scope of physics is also unlimited, ठीक है। but for you, for the sake of simplicity, I am dividing the scope of physics into two parts students. One is your microscopic scope and other is your macroscopic scope, ठीक है। तो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें छोटे साइज की, छोटे लेवल की चीजों को स्टडी किया जाता है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनको न्यूक्लियस, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी जो स्टडी है स्टूडेंट्स वो माइक्रोस्कोपिक हमारा स्कोप है, उसमें आती है। तो इसके लिए हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें पढ़ाई जाती है। इसके बाद स्टूडेंट से दूसरा स्कोप है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में इट इंक्लूड्स द डोमेन of study of different phenomena which are happening in the laboratory as well as in the universe students, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल हैपनिंग्स, ठीक है, प्लेनेटरी हैपनिंग्स, तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं जो यूनिवर्स में हो रही हैं वो मैक्रोस्कोपिक में आ जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप किए हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, लाइट को स्टडी करने के लिए। इसी प्रकार से हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर को स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप करके हमने फर्दर फिजिक्स को डिवाइड किया और फिर उसका हमने स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज गेन करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें, मैं लेंथ वाइज बता रहा हूं स्टूडेंट्स की, अगर एक पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर हम अपनी स्टडी को देखें तो हम स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेकर साइज ऑफ यूनिवर्स तक स्टडी कर रहे हैं। 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻28 मीटर तक स्टडी कर रहे हैं। एंड दैट रेंज इज वेरी वाइड। दैट मींस वी कैन एलोबरेट आवर नॉलेज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो दैट स्कोप इज वेरी हाई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द पॉइंट कम्स ऑफ एक्साइटमेंट। What is the excitement in studying physics? स्टूडेंट्स, ये बात आपको जाननी अब जरूरी है कि सबका एक्साइटमेंट पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट्स ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कुछ लोगों के लिए इतना एक्साइटिंग फैक्ट है ये कि देयर आर सम लॉज, some physical laws which can describe large number of physical quantities, large number of phenomena, ठीक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन से मैकेनिक्स के रूल, सारे के सारे जो रूल्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो एक कुछ नियम है जिससे हमने बहुत सारा जो कंसेप्ट है या नॉलेज है उसको गेन कर लिया, ठीक है। तो ये एक एक्साइटिंग फिगर है। उस दूसरी बात, हम
कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो ये कोशिश करते रहते हैं साइंटिस्ट लगातार कि नेचर के अंदर जो लगातार होने वाली घटनाएं हैं उनके रहस्यों को जानना। ठीक है, तो क्योंकि नेचर एक कॉम्प्लेक्स, हाँ अगर हम बात करें कि हमारा जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी सिंप्लिसिटी है और उस कॉम्प्लेक्सिटी में छिपी हुई सिंप्लिसिटी को ढूंढना दैट इज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटिंग एक्चुअली। तो हम इसको आपने अगर अपने दिमाग में डालें और अगर दिमाग से सोचने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टडी ऑफ फिजिक्स है दैट इज वेरी एक्चुअली एक्साइटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अदर ब्रांचेज, अगर अदर जो साइंसेज हैं उनके साथ उसकी क्या रिलेशन है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें देने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि फिजिक्स की अगर फर्स्ट बात करें, अगर हमें मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है फिजिक्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स वैसे मैंने कहा था ना कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। तो जो नॉलेज आपको एग्जैक्टली कैसे होगी, जब आप उसमें मैथमेटिक्स लेके आओगे, ठीक है, जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जो आपने नेचर में देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना जरूरी है। तो लॉट्स ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड इन द फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल फिनोमिना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अलजेब्रा, जैसे कि कैलकुलस जो आप, या फिर ज्योमेट्री जो आप यूज करते हैं, तो बहुत सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्चुअली द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप अगर केमिस्ट्री के साथ देखें तो वो कैसी रहेगी। केमिस्ट्री में बेसिकली आप केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो उनकी कंपोजिशंस हैं, उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है, या उनका स्ट्रक्चर जो है, द structural behavior of atoms, the structural behavior of any body, whether it is metal or non-metal, semiconductor, whatever, तो उन सब की जानकारी स्टूडेंट्स हम एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स से या सॉलिड स्टेट फिजिक्स से हम ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बायोलॉजी में भी जो सेल स्ट्रक्चर की नॉलेज है, या जो हमें बायोलॉजिकल या जेनेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर जो स्टडी करना है, तो वो सारी चीजें उनके लिए हमें स्टूडेंट्स किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी कहां से मिलेगा हमें, फिजिक्स से प्रोवाइड, फिजिक्स ने ये प्रोवाइड किया है हमें, तो वहां से हम स्टडी कर सकते हैं उनकी हेल्प से। अब है रिलेशनशिप विद सोसाइटी। स्टूडेंट सोसाइटी के साथ भी बहुत गहरा रिलेशनशिप है। बेसिकली हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ नेचर, तो उसमें भी फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली अगर मैं अपनी बात को समअप करूं तो स्टडी ऑफ, या ये कहें कि मेकिंग ऑफ बाइसिकल, साइकिल से लेकर मेकिंग ऑफ एरोप्लेन, जहाज बनाने तक की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी फिजिक्स में हुई। और फिजिकल लॉज के बेस पर जब ये सारी चीजें बनी तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन फिजिक्स। आपके घरों में इतनी सारी पंखा चल रहा है, ठीक है, आप मशीन यूज कर रहे हैं, तो आप डेली लाइफ के इतने सारे जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन स्टडी। अब बात करते हैं स्टूडेंट फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है डिस्कशन का वो फंडामेंटल फोर्सेज। स्टूडेंट चार बेसिक फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इन फोर्सेज की स्ट्रेंथ क्या रहेगी। ठीक है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को के स्ट्रेंथ को 1 माने, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उससे उसका 100th पार्ट होगा कि एक, अगर हम वैल्यू मानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उसका 1/100वां भाग होगा। इसी प्रकार से 1/13वां, 1/10⁻13 पार्ट, ठीक है, वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। यही कारण है, वीकेस्ट का पता भी लगता है स्टूडेंट, यही कारण है कि आप कंब को हेयर्स पे रब करके, ड्राई हेयर्स पे रब करके, जैसे ही आप पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो लिफ्ट हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी रेंज भी दे रखी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज इनफाइनाइट है, जबकि
वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो फाइनाइट रेंज है, ठीक है। दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑपरेट्स अमंग, जो ग्रेविटेशन मतलब कहाँ कहाँ ये फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा यूनिवर्स के, क्योंकि ये मास की वजह से लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा वीक न्यूक्लियर फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेसिकली लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये रहेगा स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स कुछ बेसिक रूल्स, मैंने क्या कहा था कि थोड़े से लॉज हैं जो स्पेसिफाई करते हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। स्टूडेंट्स कुछ लॉज को हम डिस्कस करेंगे। पहला लॉ स्टूडेंट, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये लॉ क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये लॉ आपको ये बताता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में यूनिवर्स के अंदर लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये बताता है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहेगी, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में ये क्या पार्ट है स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर हम किसी बॉडी को घुमा रहे हैं तो घुमाते समय फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और लीनियर मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, घूमने वाले मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर भी होल्ड करती है कि इफ द टॉर्क इज नॉट एक्टिंग, any kind of torque is not acting, then the angular momentum of the body will also remain conserved। यानी कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो घूमती रहेगी, ठीक है। अब चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या बताता है स्टूडेंट्स कि इस यूनिवर्स में जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्या बात कह रहा हूं मैं, conserved। Charge can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। ये +2 में भी आपको पहली यूनिट में ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बात बताती है स्टूडेंट्स कि इस यूनिवर्स में एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हम पंखे का अगर एग्जांपल लें तो हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जनरेटर का एग्जांपल लें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम डिफरेंट बल्ब का एग्जांपल लें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये सारे स्टूडेंट्स बेसिक क्लास थे। तो मैंने आज आपको एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी है, हमें चीजों को क्यों समझना है, ठीक है। तो नेचर में एक्चुअली में स्टडी ऑफ नेचर क्या रहती है स्टूडेंट, बहुत एक्साइटिंग है, ठीक है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा माइंड बना के इसका अध्ययन करेंगे और 10th से जैसे +1 में हुए हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है साइंस के अंदर तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप इन चीजों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, ना कि एक सिंपल रीड आउट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर एलोबरेट करके फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को, इस चैप्टर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू।